हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम लोग एक टॉपिक डिस्कस करेंगे और वो टॉपिक है आप लोगों का इलेक्ट्रोलिटिक सेल या इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिटिक सेल या इलेक्ट्रोलिसिस दोनों हम साथ साथ ही साइमल्टेनियसली क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल से। इलेक्ट्रोलिटिक सेल, अगर आपको याद होगा तो हम जब प्रीवियस वीडियो पढ़ रहे थे इस टॉपिक से रिलेटेड, तो मैंने आपको बताया था कि सेल आर ऑफ टू टाइप, एक था गैल्वेनिक सेल और एक था इलेक्ट्रोलिटिक सेल। तो जो गैल्वेनिक सेल है, अभी कंपेयर भी करेंगे लास्ट में जब इस वीडियो के एंड में जाएंगे, अभी मैं जस्ट आपको एक रफ आइडिया दे रहा हूँ। तो जो गैल्वेनिक सेल होते हैं, तो गैल्वेनिक सेल आर दो सेल इन विच स्पॉन्टेनियस, अपने आप इन विच स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शंस टेक प्लेस, जिनमें स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शंस होती है और उस स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शंस के कारण इलेक्ट्रिसिटी या पोटेंशियल आपका जनरेट होता है, पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है। ओके, तो दो सेल्स आर कॉल्ड, क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स। तो जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल हैं वो जस्ट अपोजिट होते हैं। अभी हम देखेंगे इसमें कि जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स होते हैं इनके अंदर जो रिएक्शंस होती हैं, पहली बात है वो नॉन स्पॉन्टेनियस होती हैं। क्या होती हैं बता, नॉन स्पॉन्टेनियस होती हैं। और यहाँ पर जो डेफिनेशन होती है ना, जस्ट अपोजिट होती है। यानी इलेक्ट्रोलिटिक सेल में हम लोग करंट सप्लाई करेंगे, हम करंट पास करेंगे और करंट पास करने के कारण उसके अंदर केमिकल क्या आएंगे बता, चेंजेस आएंगे, केमिकल चेंजेस आएंगे। और इन केमिकल चेंजेस का हमारी जो केमिकल इंडस्ट्री है उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। जब हम लोग किसी एलिमेंट्स का रिफाइनिंग पढ़ते हैं, हम जब किसी और की रिफाइनिंग पढ़ते हैं, हमको कोई एलिमेंट आपका प्योर फॉर्म में चाहिए तो हम उसको इसी प्रोसेस से ले जाते हैं। किससे बता, इलेक्ट्रोलिटिक क्या सेल से। तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल की अभी आप रफ एक डेफिनेशन याद रखो कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल आर दो सेल्स इन विच इलेक्ट्रिसिटी इज सप्लाई करेंगे एंड केमिकल चेंजेस टेक प्लेस। ओके, अब इसको थोड़ा सा एक कंस्ट्रक्शन से भी हम देख लेते हैं। तो अगर मैं आपको रफ दिखाऊं, जो बोर्ड में आपको दिख रहा है, अगर मैं रफ दिखाऊं तो एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल में जो कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं, तो सबसे पहला तो एक कंटेनर हो गया जिसके अंदर एक सब प्रोसेस हो रही होगी। तो दिस कंटेनर इज नोन एज इलेक्ट्रोलिटिक टैंक। ये जो कंटेनर है इसको हम लोगों ने क्या नाम दे दिया, इलेक्ट्रोलिटिक टैंक। ओके, अब नेक्स्ट जो है वो क्या है, वो है कि ये जो आपका इलेक्ट्रोलिटिक टैंक है इसके अंदर हमने दो इलेक्ट्रोड डाले हैं। इसके अंदर हमने क्या करके बता, दो इलेक्ट्रोड डाले हैं। अब अभी बाद में डिस्कस करेंगे, ये जो दो इलेक्ट्रोड हैं ये आपका रिएक्टेबल भी हो सकते हैं, यानी अटैकेबल भी हो सकते हैं, और ये इनर्ट भी हो सकते हैं, नॉन अटैकेबल भी हो सकते हैं। अभी जनरली ये दो इलेक्ट्रोड है। ओके, अभी नेम भी लिखते हैं, चलो कोई बात नहीं, नेम भी हटा देते हैं, अभी तो बताएंगे फिर नेमिंग। तो हम लोगों ने एक कंटेनर ले लिया, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोलिटिक टैंक। इसमें हमने दो इलेक्ट्रोड डिप कर दिए, दो इलेक्ट्रोड हैं, और इसमें हमने एक्सटर्नली जो ये दो इलेक्ट्रोड हैं इनको एक सेल से या बैटरी से कनेक्ट कर दिया। लेकिन आपको ख्याल रखना है कि ये जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल होते हैं इसमें जो ये एक्सटर्नल सोर्स है ये हमेशा डीसी सोर्स होना चाहिए। अभी बताएंगे कि डीसी सोर्स ही क्यों होना चाहिए। ओके, तो हम लोगों ने कौन कौन सा पार्ट देख लिया, हम लोगों ने देख लिया एक हमारे पास कंटेनर है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिटिक टैंक। हमारे पास दो इलेक्ट्रोड हैं जिनका नेचर कुछ भी हो सकता है, अभी देखेंगे नेचर, एग्जांपल देखेंगे। तो इसके अलावा ये जो दो इलेक्ट्रोड हैं इनको हमने एक बाहर बैटरी या सेल से कनेक्ट कर रखा है। अब लास्ट बट नॉट लीस्ट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कि ये जो कंटेनर होता है ये एम्प्टी नहीं होता है, इसमें आपका ऐड किया जाता है इलेक्ट्रोलाइट। इसके अंदर कौन होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट। लेकिन इलेक्ट्रोलाइट के लिए एक कंडीशन जरूरी है कि ये जो इलेक्ट्रोलाइट इस कंटेनर में है ना, इलेक्ट्रोलिटिक टैंक में है, इनका मोशन होना चाहिए, ये मोशन करने चाहिए। ये जो आपके केमिकल सब्सटेंस के अंदर जो भी होगा, इलेक्ट्रोलाइट होंगे, उनका मोशन होना चाहिए। तो मोशन दो स्टेट में हो सकता है। जब ये इलेक्ट्रोलाइट या तो मॉल्टन स्टेट में हो, क्या हो बताओ, मॉल्टन स्टेट में हो, या तो फिर ये जो इलेक्ट्रोलाइट है ये किसी डिसॉल्व स्टेट में हो। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रोलाइट है ये इस कंटेनर में किसी भी हालत में सॉलिड स्टेट में नहीं होना चाहिए। किस में नहीं होना चाहिए बता, सॉलिड स्टेट में। या तो ये होना चाहिए आपका मॉल्टन स्टेट में, या फिर ये होना चाहिए आपका डिसॉल्व स्टेट में। ओके, अब देखते हैं फिर क्या है।
तो हमने एक एग्जांपल भी ले लिया है कि ये जो इलेक्ट्रोलाइट है ये क्या है, इसके अंदर मॉल्टन NaCl है। तो NaCl इज एन आयनिक कंपाउंड, तो NaCl में Na पे पॉजिटिव और Cl पे क्या चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। NaCl में सोडियम पे पॉजिटिव और Cl पे क्या चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। यानी NaCl में जो Na और Cl है इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। कैसा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक, विच इज कॉमनली नोन एज आयनिक बॉन्ड। इनके बीच में कैसा बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड। अब हम वर्किंग स्टार्ट करते हैं। ये कंस्ट्रक्शन चल रहा था, एक टैंक ले लिया, उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट डिप कर दिया, मॉल्टन NaCl डिप कर दिया। ये दो इलेक्ट्रोड्स हैं जिनको बाहर सेल या बैटरी से कनेक्ट कर रखा है। अब ये जो सेल या बैटरी है, ये जो सेल या बैटरी है, इसका पॉजिटिव टर्मिनल जिस इलेक्ट्रोड के साथ कनेक्ट होता है दैट इज कॉल्ड एनोड। अब हम टर्म यूज करते हैं एनोड। सो व्हाट इज एनोड? एनोड इज द इलेक्ट्रोड विच इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ सेल और बैटरी। तो इसका मीनिंग ये हो गया कि एनोड हमारा पॉजिटिवली चार्ज है। ओके, नाउ मूव टू नेक्स्ट पार्ट। अब जो सेकंड इलेक्ट्रोड है जो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है दैट इज कॉल्ड कैथोड। ये कैथोड है, सो कैथोड इज नेगेटिवली चार्ज। कैथोड इज क्या, नेगेटिव चार्ज। तो एनोड पे पॉजिटिव चार्ज, कैथोड पे नेगेटिव चार्ज। ये थोड़ा सा ऑकवर्ड आपको फील पक्का हो रहा होगा अगर आपने प्रीवियस लेक्चर पढ़ा है हमारा, कि जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल थे, गैल्वेनिक सेल थे, वहां पर एनोड नेगेटिव और कैथोड पॉजिटिव था। ये सब डाउट क्लियर करेंगे, थोड़ा सा वीडियो लंबा है तो बिल्कुल पेशेंसली देखना, एंड तक सब चीजें क्लियर होंगी आपके लिए। ओके, तो ये पॉजिटिवली चार्ज, दिस इज नेगेटिवली चार्ज। अब होगा क्या, अगर ये सर्किट कंप्लीट हो गया तो एनोड पे क्या चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। अगर एनोड पे पॉजिटिव चार्ज है तो एनोड क्या करेगा, जो ये नेगेटिव आयंस है ना, नेगेटिव आयंस है, इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। यानी ये जो नेगेटिव आयन है ये किसकी ओर मूव करेंगे, ये इलेक्ट्रोड की ओर मूव करेंगे। किसकी ओर मूव करेंगे, इलेक्ट्रोड की ओर मूव करेंगे। ओके, अब कैथोड पे क्या चार्ज है, पॉजिटिव, सॉरी नेगेटिव चार्ज है, तो कैथोड की ओर कौन मूव करेगा, पॉजिटिव आयन मूव करेंगे। क्या करेंगे बता, पॉजिटिव आयन। तो आप इसको अगर ऐसे फील करते हो, जैसे सपोज करो मेरे हाथ में ये मार्कर है। ओके, मार्कर में सपोज करो ये Na पॉजिटिव और ये Cl नेगेटिव, ये Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। अभी इनके बीच में ये आयनिक बॉन्ड है। ओके, अब क्या हो रहा है, एक इलेक्ट्रोड पे है पॉजिटिव चार्ज, सेकंड इलेक्ट्रोड पे है नेगेटिव चार्ज, एनोड कैथोड। तो इसमें एक पार्ट सपोज करो ये Na है, Na क्या है, पॉजिटिव है, तो इसको कैथोड अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, और ये Cl नेगेटिव है, इसको एनोड अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। तो अगर इसको दोनों जो फोर्स हैं अगर अपोजिट डायरेक्शन में अट्रैक्ट करेंगे, वर्क होगा, तो ये क्या हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, ब्रेक। यानी NaCl में Na पॉजिटिव आयन और Cl नेगेटिव आयन एक दूसरे से डिसोसिएट हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे, आयंस में ब्रेक हो जाएंगे। तो इस फिनोमिना को बोला जाता है इलेक्ट्रोलिसिस। तो देखो अब हमारा टर्म इलेक्ट्रोलिसिस भी आ गया। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस? इलेक्ट्रोलिसिस इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का, आप ध्यान से सुनना, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का आयंस में ब्रेक होना, आयंस में ब्रेक होना, अलग अलग होना, अलग अलग होना, लेकिन व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पासिस थ्रू द सेल। अगर हम सेल में कोई करंट पास करें और वो करंट कौन सी होगी, डीसी होगी। अब बताते हैं हम डीसी क्यों होगी। ओके, तो जैसे ही हम सेल में डीसी करंट पास करेंगे तो एनोड पे पॉजिटिव चार्ज, कैथोड पे नेगेटिव चार्ज। तो ये जो एनोड है ये नेगेटिव आयन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और जो कैथोड है वो पॉजिटिव आयन को अट्रैक्ट करेगा। तो ये दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, डिसोसिएट हो जाएंगे। और इस प्रोसेस को हमने क्या नाम दिया, इलेक्ट्रोलिसिस नाम दिया। क्या नाम दिया, इलेक्ट्रोलिसिस। ओके, अब थोड़ी देर पहले मैंने कहा था ये जो बैटरी है ये आप लोगों का क्या नहीं होना चाहिए, ये एसी सोर्स नहीं होना चाहिए। ख्याल रखो कि अगर आपका ये सोर्स एसी सोर्स होगा तो इलेक्ट्रोलिसिस नेवर हैपन, इलेक्ट्रोलिसिस नहीं हो सकता कभी भी। क्यों नहीं हो सकता, देखिए अब सपोज करो आपने ये एसी सोर्स लगा दिया। अब एसी सोर्स यानी अल्टरनेटिंग करंट, तो अल्टरनेटिंग करंट की तो जो पोलैरिटी होती है वो कंटिन्यूअसली क्या होती है बता, चेंज होते रहती है। अभी ये एनोड पॉजिटिव है, लेकिन नेक्स्ट हाफ साइकिल में जैसे इसकी हाफ साइकिल चेंज होगी, आपने देखा है जस्ट ये होता है एसी, ये पॉजिटिव हाफ साइकिल,
ये नेगेटिव हाई का साइकिल। तो जैसे ही आपका हाफ टाइम पीरियड होगा तो ये जो AC है ना, इसकी पोलैरिटी चेंज हो जाएगी। अब इमेजिन करोगे सिचुएशन कैसी है, ये Cl जो नेगेटिव है ये बहुत ही अरमानों से आपका यहां जा रहा है, आगे की तरफ जा रहा है, क्योंकि इस पे क्या चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। अब मान लो AC सोर्स की पोलैरिटी चेंज होगी, ये तुरंत क्या हो गया, उसी समय नेगेटिव हो गया। अब ये आधे रास्ते में ही गया है सपोज करो, लेकिन अब जैसे ये नेगेटिव होगा तो रिपेल हो जाएगा। ओके, अब ये रिपेल हो जाएगा तो ये दूर जाएगा, लेकिन थोड़ी देर बाद दोबारा से इसकी पोलैरिटी क्या हो जाएगी बता, चेंज हो जाएगी। तो ये जो आयंस आपको दिख रहा है ना, ये यहीं घूमते रह जाएंगे, इनमें कोई रिएक्शन नहीं होगी। इसलिए हम चाहते हैं कि ये जो एनोड है और ये जो कैथोड है इसमें एक परमानेंट पोलैरिटी रहे। हम चाहते हैं कि इस पे हमेशा पॉजिटिव चार्ज, इस पे हमेशा नेगेटिव चार्ज रहे। तो इसके लिए हम लोगों ने बाहर से ये जो आप लोगों का एक सेल या बैटरी कनेक्ट कर रखा है, ये हमेशा क्या सोर्स है, ये डीसी सोर्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए, डीसी सोर्स। ओके, अब ये तो हमने जनरल बात कर दी। अब ये आयंस जो है पॉजिटिव है, कैथोड की ओर जा रहा है, नेगेटिव आयन किसकी तरफ जा रहा है, एनोड की तरफ जा रहा है। अगर कभी आपको डाउट हो जाता है, वैसे होता है जब हम इतना ज़्यादा पढ़ते हैं तो कभी कन्फ्यूजन होता है, तो छोटी मोटी ट्रिक्स हमको आने चाहिए। तो इसमें एक सिंपल सा ट्रिक काम करती है। अगर कभी आपको आयंस का मूवमेंट में प्रॉब्लम हो कि कौन सा आयन कहाँ मूव कर रहा है, तो उसके लिए ट्रिक है। अब वो ट्रिक क्या है, आप जस्ट ये याद रखो कि सी की तरफ मूव करता है, यानी सी मूव टुवर्ड्स सी। तो अब इसमें देखो सी की तरफ मूव कर रहा है, तो अब इसका मीनिंग क्या है, इसका मीन्स है, पहला सी का मीन्स है कैटायन, ये देखो पॉजिटिव आयन, और सेकंड सी का मीन्स है कैथोड। तो हमने आपके लिए एक सिंपल सी ट्रिक बना दी। क्या ट्रिक बना दी कि जो कैटायन है वो किसकी तरफ मूव करता है, कैथोड। देखो पॉजिटिव आयन कैथोड की तरफ मूव करता है। तो आपको क्या याद रखना है कि सी की तरफ मूव करेगा, कैटायन कैथोड की तरफ मूव करेगा। तो सिमिलरली ए की तरफ मूव करता है, ए। तो जो ये फर्स्ट ए है दैट इज कॉल्ड एनायन, नेगेटिव आयन, और जो सेकंड ए है दैट इज एनोड। तो हमको आ गया, देखो कितना सिंपल सा ट्रिक है। ए की तरफ मूव करेगा और सी की तरफ मूव करेगा, यानी कैटायन पॉजिटिव आयन कैथोड की तरफ और नेगेटिव आयन किसकी तरफ करेगा, एनायन की तरफ मूव करेगा। ओके, ये ट्रिक हो गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आता है, अगर ये कैटायन और एनायन कैथोड और एनोड की तरफ मूव करेंगे, कैथोड और एनोड की तरफ मूव करेंगे, तो क्या उनमें कोई केमिकल चेंजेस नहीं आएगा, क्या वो कोई रिएक्शंस करेंगे नहीं करेंगे, डेफिनेटली करेंगे। अब मैं आपको एग्जांपल की हेल्प से बताता हूं। हमने इसके अंदर क्या पुट किया था, क्या लिया था, मॉल्टन NaCl लिया था। क्या लिया था बता, मॉल्टन NaCl। ओके, तो जैसे ही हमने इसके अंदर मॉल्टन NaCl लिया तो आपको बताया NaCl ब्रेक हो गया, Cl आयन मूव हो गए एनोड की ओर और Na पॉजिटिव आयन हो गए कैथोड की ओर। तो आपको अब एक चीज याद रखनी है, देखो जैसे ही ये Cl नेगेटिव आयन एनोड की ओर जाएगा तो ये जो Cl नेगेटिव है ये किसकी ओर गया बताओ, ये Cl नेगेटिव गया है एनोड की तरफ। तो जैसे ये Cl नेगेटिव आयन एनोड की ओर जाएगा तो इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। एनोड में हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, एनोड में हमेशा क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो ये नेगेटिव आयन एनोड की तरफ मूव किया, क्यों, क्योंकि एनोड में पॉजिटिव चार्ज है, तो ये ऑक्सीडाइज हो गया, इसने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। अब ये जो इलेक्ट्रोड है वो उन इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, कलेक्ट करेगा, रिसीव करेगा, और रिसीव करने के बाद इस बैटरी के टर्मिनल से वो यहां पर आ जाएगा। कहां पर आ जाएगा बताओ, कैथोड में। तो ये जो इलेक्ट्रोड्स आपको नजर आ रहे हैं ये 10 कैरियर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को रिसीव करते हैं, इलेक्ट्रॉन को ठीक है मूव कराते हैं, ठीक है, कह सकते हो गिव एंड टेक वाला काम है इनका, ठीक है, सोर्स या सिंक वाला इनका काम है, बस लेना और देना। तो हुआ क्या, ये Cl नेगेटिव जैसे ही एनोड पे आया, यानी इस पे आया, तो इसने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, देखो उसका ऑक्सीडाइज हो गया, उसका ऑक्सीडेशन हो गया। तो ये इलेक्ट्रॉन ये कलेक्ट करेगा और यहां से यहां पहुंच जाएंगे, और कैथोड में ये जो Na पॉजिटिव जा रहा है ना, ये इस इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा, कलेक्ट कर लेगा। तो आपको अब एक चीज और आनी चाहिए, वो ये कि ये जो नेगेटिव आयन है जब ये एनोड की ओर जाएगा तो एनोड में हमेशा ऑक्सीडेशन होगा, यानी वो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। और ये जो पॉजिटिव आयन है जब ये कैथोड की ओर जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, और गेन करने के बाद जो ये सोडियम आपका बनेगा वो सोडियम इसमें क्या हो जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा, ये डिपॉजिट हो जाएगा। तो अगर हम समरी बनाएं तो ये जो पूरा इलेक्ट्रोलिटिक सेल है जहां इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है, तो यहां एक्चुअली क्या सीन है,
यहां सीन ये है कि अगर इस कंटेनर में अगर हमने मॉल्टन NaCl लिया, क्या लिया, मॉल्टन NaCl लिया, तो जो एनोड है, इस एनोड में आप लोगों को क्लोरीन गैस इवॉल्व होती हुई नजर आएगी, और जो कैथोड है यहां पर देखो, कैथोड में आपको सोडियम डिपॉजिट होता हुआ नजर आएगा। ओके, तो ये हैं इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोडक्ट। तो देखो यहां पर आपको प्योर सोडियम मिल जाएगा और यहां पर आप क्लोरीन गैस को कलेक्ट कर सकते हो, वो भी एलिमेंटल फॉर्म में। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट, क्या इसके अंदर होने वाली रिएक्शंस ये इतनी सिंपल है? क्या इलेक्ट्रोलिसिस का जो प्रोडक्ट है वो इतनी इजीली से बन जाता है? नहीं, इसके अंदर होने वाली रिएक्शंस काफी कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं। ये जो इलेक्ट्रोलिसिस नजर आ रहा है ना, इसके अंदर आपको रिएक्शंस नजर आ रही हैं, ये जो प्रोडक्ट बनेंगे ये भी बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं। तो मैंने आपके लिए एक अलग से हेडिंग बना दी है, देखो हमने कहा प्रोडक्ट फॉर्मेशन इन इलेक्ट्रोलिसिस, यानी जब इसके अंदर इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है तो उसमें कैसे कैसे प्रोडक्ट बनेंगे। तो इसके अंदर जो आपका प्रोडक्ट बनते हैं वो बेसिकली दो फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं। किस किस फैक्टर पे डिपेंड करते हैं? एक डिपेंड करते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे, एक डिपेंड करते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे, और सेकंड डिपेंड करता है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, जो हम स्टार्टिंग में कह रहे थे कि ये अटैकेबल भी हो सकता है, नॉन अटैकेबल भी हो सकता है, ये इनर्ट भी हो सकता है। तो अब इसको डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। देखो आपको फर्स्ट फैक्टर की जरूरत ही नहीं होगी, आपको फर्स्ट फैक्टर की जरूरत ही नहीं होगी अगर ये जो इलेक्ट्रोलिटिक टैंक है या इलेक्ट्रोलिटिक जो सेल है, कंटेनर है, इसमें केवल दो आयंस है, केवल दो आयंस है, एक पॉजिटिव आयन है और एक क्या है, नेगेटिव आयन है, सिंगल आयन है। तो अगर आपके पास पॉजिटिव आयन है तो वो पॉजिटिव आयन कैथोड की ओर मूव हो जाएगा, और अगर आपके पास नेगेटिव आयन है तो वो एनोड की ओर मूव हो जाएगा। आपको सिंपल सा इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोडक्ट मिल जाएंगे। लेकिन अगर ये जो कंटेनर है इसके अंदर मोर देन वन केमिकल सब्सटेंस है, मोर देन वन केमिकल सब्सटेंस है, तो उस समय ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा कि अब एनोड में कौन सा प्रोडक्ट बनेगा और कैथोड में कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। ओके, तो इसके लिए सिंपल सा तरीका है, अगर मैं आपको पोटेंशियल के बेस में बताऊं तो क्या तरीका है, बस आप एक फॉर्मूला याद रखो, एक ट्रिक याद रखो। अगर कोई आपका केमिकल सब्सटेंस कैथोड की ओर जा रहा है और वो रिड्यूस हो रहा है, तो हमेशा याद रखना कि रिड्यूस होना वो एलिमेंट या वो केमिकल सब्सटेंस या वो आयन प्रेफर करता है जिसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है, बताओ, हाई होता है। तो अगर किसी का रिडक्शन पोटेंशियल हाई है तो वो हमेशा क्या करेगा, बता, प्रिफर टू गेट रिड्यूस। इसको याद रखना, प्रिफर टू गेट रिड्यूस। ओके, तो अगर आपके पास सपोज करो दो आपके पास कोई केमिकल सब्सटेंस है, दोनों रिड्यूस होना चाहते हैं, यानी दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहते हैं, तो कौन सा आपका आयन या कौन सा केमिकल सब्सटेंस रिड्यूस होगा? वो केमिकल सब्सटेंस रिड्यूस होगा जिसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई है। इसको ख्याल रखना। नेक्स्ट, अगर आपके पास दो एलिमेंट तो नहीं बोलेंगे, दो आयंस हैं या दो केमिकल सब्सटेंस हैं जो ऑक्सीडाइज होना चाहते हैं, ऑक्सीडाइज में जो इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहते हैं, तो कौन सा एलिमेंट आपका ऑक्सीडाइज होगा? वो एलिमेंट ऑक्सीडाइज होगा जिसका रिडक्शन पोटेंशियल लो है। तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल लो होगा वो हमेशा क्या करता है, प्रिफर टू गेट ऑक्सीडाइज, प्रिफर टू गेट ऑक्सीडाइज। ओके, नॉर्मली जो हमारी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बनी है ना, उसमें हमेशा क्या होता है, उसमें हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल गिवन होता है। लेकिन कभी कभी हमको कंफ्यूज करने के लिए अब थोड़ा सा होना चाहिए, आप लोगों को हर साइंस का नॉलेज होनी चाहिए, हमको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी दे देता है। तो मैं इसी वर्ड को अगर मैं सेकंड सेंस में लिखूं तो हमने कहा रिडक्शन पोटेंशियल लो होगा तो वो ऑक्सीडाइज होना प्रेफर करेगा, या अगर हम ये बोलें कि उसका जो आपका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो हाई होगा। तो ये आप देख लेना कि जो आप लोगों को पोटेंशियल दे रखे हैं वो क्या गिवन है। हम तो रिडक्शन पोटेंशियल के फॉर्म में ही बोलेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। तो अगर रिडक्शन पोटेंशियल हाई तो वो हमेशा रिड्यूस होना प्रेफर करता है, और अगर रिडक्शन पोटेंशियल लो होता है तो वो टू गेट ऑक्सीडाइज। अब इसको क्लियर करते हैं, दोबारा रिपीट करते हैं। अगर इस सेल में मॉल्टन NaCl था, अगर इस सेल में क्या था, मॉल्टन NaCl था, तो बताओ क्या पिक्चर थी? पिक्चर ये थी कि
एनोड पे क्लोरीन गैस और कैथोड पे कौन मिला बताओ, आपका सोडियम डिपॉजिट हो गया था। ओके, सब चीज ठीक चल गया था ना। लेकिन अब क्या है, अब अगर आप ये देखोगे कि हमने एक स्लाइड चेंज किया, अब इसके अंदर हमने मॉल्टन NaCl नहीं रखा है, अब हमने NaCl को डिसॉल्व स्टेट में, यानी NaCl को हमने पानी में ऐड कर दिया है। अब हमारे पास क्या है, एक्वस NaCl है। तो पता है क्या होता है, जैसे एक्वस NaCl होता है ना, तो जो प्रोडक्ट आपको मिल रहे हैं वो टोटली चेंज हो जाते हैं। अब आपको क्या मिलता है, वैसे मिलना सोडियम और क्लोरीन मिलना चाहिए, तो क्लोरीन तो मिलती है आपको, लेकिन आपको सोडियम नहीं मिलता, आपको हाइड्रोजन गैस मिलती है, और उसके अलावा एक थर्ड सब्सटेंस आपको और मिलता है इस सेल के अंदर, दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो देखो चीजें बदल गई, जस्ट एक चीज का चेंज है, ये है मॉल्टन NaCl और ये क्या है बता, एक्वस। नाम का डिफरेंस, लेकिन कितना ह्यूज डिफरेंस आ गया। तो अब इसको चलो एक्सप्लेन करते हैं कि ऐसा कैसे हो गया, ठीक है। लेकिन हमारे पास ये वेपन है, बहुत बड़ा वेपन है हमारे पास, इसका हम यूज करेंगे। अब क्या है देखो, तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल एक्वस NaCl, यानी हमने NaCl में वाटर को डिसॉल्व करके, वाटर में NaCl को डिसॉल्व करके हमने इस कंटेनर के अंदर डाल दिया है। अब हमने उसमें करंट पास की, तो करंट पास की तो Na और Cl दोनों सेपरेट हो गए। अब सेपरेट हो गए तो क्या होगा, ये जो Cl नेगेटिव है ये एनोड की ओर जाएगा और ये Na पॉजिटिव कैथोड की तरफ जाएगा। तो क्या कैथोड में केवल Na पॉजिटिव जाएगा, नहीं, आपको पता होना चाहिए कि केवल Na पॉजिटिव नहीं, वाटर भी रिड्यूस हो सकता है। यानी ये कैथोड में दो पॉसिबल रिएक्शंस हो सकते हैं, कैथोड में दो पॉसिबल रिएक्शंस हो सकती हैं। देखो ये Na भी इलेक्ट्रॉन गेन करके Na में चेंज हो सकता है, Na पॉजिटिव, वाटर भी इलेक्ट्रॉन गेन करके हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो सकता है। तो कितने सब्सटेंस हैं जो रिड्यूस हो सकते हैं, दो। तो हमने ट्रिक क्या बताई थी, अगर आपको याद होगा, हमने कहा था जिसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई होता है वो रिड्यूस होना प्रेफर करता है। तो अगर आप इन दोनों की वैल्यू देखो तो जो वाटर है जब वो रिड्यूस होगा, वाटर जब रिड्यूस होता है तो उसका जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो 0 वोल्ट है, और जब सोडियम रिड्यूस होता है तो उसका जो वोल्टेज है -2.71 वोल्ट है। तो किसका रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा है, रिडक्शन पोटेंशियल वाटर की ज्यादा है। तो कौन प्रिफर होगा रिड्यूस, वाटर प्रिफर होगा रिड्यूस। अगर वाटर प्रिफर होगा रिड्यूस तो इसका मींस ये इस बार रिएक्शन नहीं होगी, ये जो दिख रहा है ना हमको, ये रिएक्शन नहीं होगी। अगर ये रिएक्शन नहीं होगी तो सिंपल सी चीज है कि कैथोड में अब आपको कौन सा चीज इवॉल्व होते नजर आएगा, यहां पर क्या चीज बाहर निकल रही होगी, यहां निकल रही होगी हाइड्रोजन गैस। नाउ मूव टू एनोड। अब एनोड में तो और डेंजर चीज है। अब देखो, अब एनोड में देखो जो ये वाटर है ये एनोड की तरफ भी मूव कर सकता है, ये कैथोड की तरफ भी मूव कर सकता है, दोनों, क्योंकि वाटर ऑक्सीडाइज भी हो जाता है, वाटर रिड्यूस भी हो जाता है। इसको ख्याल रखना आपने, वाटर अगर आपका रिड्यूस होता है तो वो हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगा, और वाटर अगर ऑक्सीडाइज होता है तो वो ऑक्सीजन गैस लिबरेट करेगा। इसको थोड़ा सा आप याद रखना। वो इसलिए होता है क्योंकि जब वाटर को आप डालोगे तो वो भी आयंस में ब्रेक होता है, H पॉजिटिव आयन और OH नेगेटिव आयन, ये दोनों आयन वाटर से ही क्रिएट हो रखे। ओके, मूव करते हैं आगे। तो एनोड पे क्या हुआ, एनोड पे Cl नेगेटिव गया, देखो Cl नेगेटिव एनोड पे जाएगा और एज वेल एज वाटर भी एनोड पे जाएगा, और दोनों के दोनों ऑक्सीडाइज होंगे, दोनों के दोनों ऑक्सीडाइज होंगे। तो मैंने अभी आपको क्या बोला था, देखो हमने कहा था कि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल लो होता है, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है, लो होता है, वो आपका ऑक्सीडाइज होना प्रेफर करता है। तो आप एक बार चेक करो, Cl का रिडक्शन पोटेंशियल 1.36 वोल्ट है और वाटर का रिडक्शन पोटेंशियल 1.23 वोल्ट है। तो इसका मीन्स है कि किसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है, वाटर का है। तो वाटर ने ही क्या होना चाहिए था, वाटर ने ही ऑक्सीडाइज होना चाहिए था, लेकिन हमने कह दिया है हमको क्या मिल रहा है वहां पर, हमको यहां पर मिल रही है क्लोरीन गैस। तो इसका रीजन क्या होता है आपको जस्ट बताएं, यहां पर एक एक्स्ट्रा चीज और चलती है, और वो एक्स्ट्रा चीज क्या, देखो जब कोई कभी कभी, हमेशा नहीं होता, इन सम केमिकल इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस, इन सम इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस होता क्या है कि जब कोई एलिमेंट आपका रिड्यूस या ऑक्सीडाइज होना चाहता है तो उसको जितना भी डिस्चार्ज पोटेंशियल चाहिए, जितना भी उसको पोटेंशियल चाहिए अपने आप को डिस्चार्ज करने के लिए, उसको उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा वोल्टेज चाहिए होता है, एक्स्ट्रा वोल्टेज चाहिए होता है, एंड दिस एक्स्ट्रा वोल्टेज इज कॉल्ड ओवर वोल्टेज। ये क्या कहलाता है, ओवर वोल्टेज। ये बेसिकली आपका केवल ओवर वोल्टेज वाला कॉन्सेप्ट केवल उनमें लगता है जिनमें आपका गैसियस प्रोडक्ट बनते हैं, और खासकर उनमें आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है।
तो आप एक चीज़ याद कर लो, अगर किसी प्रोसेस में आपका या तो एनोड पे या तो कैथोड पे अगर आपका हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रही है या ऑक्सीजन गैस लिबरेट हो रही है, तो उनको नॉर्मली जितना भी पोटेंशियल आप देखेगा ना, वैल्यू जो उनकी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड केमिकल पोटेंशियल की वैल्यू होगी, उससे थोड़ा सा उनको ज़्यादा पोटेंशियल चाहिए होगा, एंड दैट एक्स्ट्रा वैल्यू इज कॉल्ड ओवर वोल्टेज। उसका रीज़न ये होता है कि जो H2O की जो रिएक्शंस होती हैं, जब वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में कन्वर्ट होता है, तो ये आपका थोड़ा सा स्लो रिएक्शंस होती है, तो इनको थोड़ा सा एक्स्ट्रा एक्टिवेशन एनर्जी की ज़रूरत होती है, इनके लिए हमको थोड़ा सा एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ता है। हो गया, इनके बबलिंग के टाइम पे जब ये निकलेंगे तो थोड़ा सा हमारे को एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है, और दैट एक्स्ट्रा वर्क इज कॉल्ड ओवर वोल्टेज। क्या कहलाता है? ओवर वोल्टेज। तो ये जो आपको वैल्यू नज़र आ रही है, जब वाटर क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज रिडक्ट, ये इतना नहीं है, इसमें एक वैल्यू और ऐड करनी पड़ेगी। क्या ऐड करना पड़ेगा? ऑक्सीजन का ओवर वोल्टेज, ऑक्सीजन का ओवर वोल्टेज। और ये जो ओवर वोल्टेज की वैल्यू होती है, ये इलेक्ट्रोड पे भी डिपेंड करती है कि इलेक्ट्रोड क्या है, ये प्लैटिनम का है, ये सिल्वर का है, ये जिंक का है, व्हाटएवर जिसका है। तो अगर हम ये इलेक्ट्रोड प्लैटिनम के सपोज करें, तो प्लैटिनम के लिए ऑक्सीजन गैस का जो ओवर वोल्टेज होता है वो +0.25 वोल्ट होता है। ये ओवर वोल्टेज है। ये है वाटर का पोटेंशियल, जब वो क्या होगा? ऑक्सीडाइज होगा। लेकिन इसमें हमने एक वैल्यू ऐड कर दी है, ये वैल्यू जो हमने एक्स्ट्रा ऐड की है, दिस इज कॉल्ड ओवर वोल्टेज। ओवर वोल्टेज, तो ओवर वोल्टेज है तो दोनों को ऐड कर दो, तो ये 5 3 8, ये 4 और 1, यानी इसकी जो एक्चुअल वैल्यू होगी ना पोटेंशियल की, वो 1.48 होगी। अब चेक करो, ये क्लोरीन का रिडक्शन पोटेंशियल, ये वाटर का रिडक्शन पोटेंशियल, किसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है? क्लोरीन का रिडक्शन पोटेंशियल कम है, इसलिए क्लोरीन जो है वो प्रेफर करेगा आपका ऑक्सीडाइज होना। तो आपको कैथोड पे क्या मिलेगा बताओ? आपको आपको एनोड पे क्या मिलेगी? आपको क्लोरीन गैस मिलेगी। ओके, इतना चीज़ क्लियर हो गया। देखो अब कितना टिपिकल है। ये दो चीज़ें हैं, आपको जस्ट ये पता नहीं होना चाहिए कि रिडक्शन पोटेंशियल हाई है तो रिड्यूस करेगा, रिडक्शन पोटेंशियल लो है तो ऑक्सीडाइज होगा। इसके अलावा अगर किसी रिएक्शन में हाइड्रोजन या ऑक्सीजन गैस लिबरेट हो रही है, तो आपको ओवर वोल्टेज भी पता होना चाहिए, ठीक है? यानी जितना उसका नॉर्मल वैल्यू है पोटेंशियल का, उससे वो थोड़ा ज़्यादा हो सकता है। ओके, अब इसमें थोड़ा सा हम लोग एक एग्जाम्पल और डिस्कस करते हैं, फिर एक फैक्टर और हमको बताना है कि जब इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है तो उसमें इलेक्ट्रोड का भी रोल है, अभी ये भी आने वाला है, ये भी थोड़ा टिपिकल है। ओके, चलो मूव करते हैं। अब सपोज करो कि आपके पास एक्वस कॉपर सल्फेट है। क्या है? एक्वस कॉपर सल्फेट है, यानी कॉपर सल्फेट जिसको आपने वाटर में डिसॉल्व किया है, इसका इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। क्या होगा? कॉपर सल्फेट है, उसमें जैसी करंट जाएगी तो वो Cu2 पॉजिटिव क्यूप्रिक आयन और सल्फेट आयन में डिसोसिएट हो गया। अब डिसोसिएट हो गया तो यहां पर क्या होगा? ये जो Cu2 पॉजिटिव आयन है, ये Cu कौन बता, सॉरी, जो पॉजिटिव आयन है, मैंने बताया था ना, कैटायन किसकी तरफ मूव करेगा? बता, कैथोड की तरफ मूव करेगा। किसकी तरफ मूव करेगा? कैथोड की तरफ। तो ये जो Cu2 पॉजिटिव आयन है, ये जो Cu2 पॉजिटिव आयन है, तो ये कैथोड की तरफ मूव करेंगे। तो कैथोड की तरफ अगर ये मूव करेंगे तो ये रिड्यूस होंगे। क्या होंगे बता? रिड्यूस। लेकिन केवल क्या कॉपर रिड्यूस होगा? नहीं, उसके साथ एक और चीज है। कौन है? वाटर। हमने देखा था वाटर भी रिड्यूस हो सकता है। लेकिन अगर हम दोनों के रिडक्शन पोटेंशियल देखें, कॉपर आयन रिड्यूस हो रहा है और वाटर रिड्यूस हो रहा है, तो किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है? कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है। तो हमने क्या बोला था? जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा वही रिड्यूस होना प्रेफर करेगा। तो अगर कॉपर सल्फेट का इलेक्ट्रोलिसिस कराया गया एक्वस मीडियम में, तो किसका इलेक्ट्रोलिसिस होगा? सॉरी, कौन सी चीज, ठीक है, डिस्चार्ज होगी? कौन सी चीज रिड्यूस होगी? वो रिड्यूस होगी इस बार कौन बताओ? इस बार Cu2 पॉजिटिव आयन होगा। इसका रिडक्शन पोटेंशियल +0.34, इसका 0, तो इसकी वैल्यू ज्यादा है। तो ये रिएक्शन होगी, ये रिएक्शन होगी, ठीक है? जैसे अगर हम इसमें कट करें तो ये रिएक्शन नहीं होगी इस बार। ओके, नेक्स्ट, ये तो कैथोड तो फिर भी सही है। तो यानी कैथोड पे आपको क्या मिल जाएगा? कॉपर डिपॉजिट हो जाएगा। ओके, नाउ मूव टू नेक्स्ट, एनोड। अब एनोड में कौन मूव होगा? एनोड में मूव होगा सल्फेट आयन और वाटर। ये नेगेटिव आयन है ना, तो नेगेटिव आयन कहाँ मूव करते हैं? एनोड की तरफ मूव करते हैं। तो ये नेगेटिव आयन जो सल्फेट मूव करेगा, तो ये H2OA2 नेगेटिव आयन +2 इलेक्ट्रॉन, और वाटर तो जब आपका ऑक्सीडाइज होता है तो वो ऑक्सीजन गैस रिडक्शन।
अगर आप इन दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल कंपेयर करो, दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल कंपेयर करो, तो किसका रिडक्शन पोटेंशियल आपको कम नजर आ रहा है? अगर आप देखोगे तो आप लोगों को साफ नजर आ रहा है कि जो वाटर है उसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है। तो हमने क्या कहा था, ये अभी भी लिखा हुआ है, देखो मिटाया नहीं हमने, कि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल लो होता है वही ऑक्सीडाइज होता है। तो कौन ऑक्सीडाइज होगा? वाटर ऑक्सीडाइज होगा या सल्फेट ऑक्सीडाइज होगा? कौन ऑक्सीडाइज होगा बताओ? वाटर आपका ऑक्सीडाइज हो जाएगा। वाटर क्या हो जाएगा बताओ? ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ओके, जैसे आप में से थोड़ा बहुत दिमाग लगा रहे होंगे कुछ लोग, वो बोल रहे होंगे कि अगर हम ये वाटर ऑक्सीडाइज हो रहा है तो इसके पोटेंशियल में अगर हम 0.25 वैल्यू भी ऐड कर दें ना, ओवर वोल्टेज भी ऐड कर दें, तो फिर भी वो 1.48 होगा और इसकी वैल्यू 1.96 है। तो कौन ऑक्सीडाइज होगा? आपका वाटर ही ऑक्सीडाइज होगा। तो अगर हम कॉपर सल्फेट जो है, कॉपर क्या है? सल्फेट है, इसका अगर हम इलेक्ट्रोलिसिस करें, एक्वस का इलेक्ट्रोलिसिस करें, तो कैथोड पे आपको कॉपर डिपॉजिट होता हुआ नजर आएगा और एनोड पे आपको ऑक्सीजन गैस लिबरेट होती हुई नजर आएगी। ओके, नेक्स्ट लास्ट, बस ठीक है, यही है सबसे टिपिकल। अगर ये चीज़ अगर आपको डाइजेस्ट हो गया तो सोलो टॉपिक आपका परफेक्टली आपको आ गया। अब वो क्या है देखो, वो ये है कि जब हम इसका इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं ना, तो ये जो इलेक्ट्रोड्स हैं, ये जो क्या है इलेक्ट्रोड्स हैं, ये इलेक्ट्रोड भी बहुत ज़्यादा टिपिकल हो जाते हैं। अब मैं थोड़ा सा स्पेस बनाता हूँ क्योंकि कुछ मुझे एक्सप्लेन करना है। तो अब आप यहाँ पर देखो, ये जो इलेक्ट्रोड है, ये जो हमने इलेक्ट्रोड लिए हैं, ये इलेक्ट्रोड बेसिकली दो टाइप्स के हो सकते हैं। ये जो हमने दो इलेक्ट्रोड रखे हैं, दो टाइप्स के हो सकते हैं। एक हो सकता है आप लोगों का अटैकेबल, यानी ये ऐसा इलेक्ट्रोड होगा जो इसके अंदर रिएक्शन चल रही है ना, वो रिएक्शन में खुद भी पार्टिसिपेट कर देगा, ओके। और सेकंड जो है वो होगा इनर्ट और नॉन अटैकेबल, यानी ये जो हमने इलेक्ट्रोड ले रखे हैं, ये बेसिकली हम लोग प्लैटिनम का, गोल्ड का ले सकते हैं, एक्सेट्रा, इसका ले सकते हैं। ओके, अगर हमने ये जो इलेक्ट्रोड हैं ये प्लैटिनम या गोल्ड के लिए, तो ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते। ओके, ये केवल और केवल क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन को रिसीव करेंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन के लिए कैरियर की तरह काम है, रिसीव करेंगे, थ्रो करेंगे, देंगे, बस यही काम है इनका और कुछ काम नहीं। रिएक्शन में इनको पार्टिसिपेट नहीं करना है। तो अभी तक जितने मैंने आपको केसेस समझाए, वहां पर इलेक्ट्रोड यही था। लेकिन अगर आपका इलेक्ट्रोड ऐसा है जो खुद भी रिएक्टिव है, तो वो भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है। अगर वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा ना, फिर वो हमारी धज्जियां उड़ा देगा। अब कैसे धज्जियां उड़ाता है मैं आपको एक एग्जांपल से दिखाता हूं, बहुत ही प्यारा एग्जांपल है, ठीक है। तो जो ये कॉपर सल्फेट लिया था ना, अब सेम कॉपर सल्फेट ले रहे हैं, बस डिफरेंस क्या है कि यहां पर जो कॉपर सल्फेट लिया था, सपोज करो वो यूजिंग प्लैटिनम इलेक्ट्रोड था, प्लैटिनम इलेक्ट्रोड। अब ये है यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड, तो इसको थोड़ा चेंज कर देते हैं हम लोग। और सपोज करो अब ये जो इलेक्ट्रोड है ये कॉपर है, ये भी कॉपर है, यानी कौन? ये जो आपका एनोड बोल रहे हैं, ये जो कैथोड है ये भी कॉपर है, और ये जो आपका एनोड है ये भी क्या है बताओ? कॉपर है। ओके, यानी इस बार अब हमारे इलेक्ट्रोड क्या हो गए बता? कॉपर इलेक्ट्रोड हो गए। क्या हो गए बता? कॉपर इलेक्ट्रोड। तो अब आप देखना कि अगर आपके कॉपर इलेक्ट्रोड होंगे, कॉपर क्या होंगे बता? इलेक्ट्रोड होंगे, तो जो आप लोगों की कैथोड की रिएक्शंस है, इसके अंदर कौन है? अगर आपको मैं बताऊं तो इसके अंदर कौन है बता? कॉपर सल्फेट है, यानी Cu2 पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव। लेकिन ये कौन है? कॉपर इलेक्ट्रोड है। ये कौन से हैं बता? कॉपर इलेक्ट्रोड। ओके, क्या है? Cu2 पॉजिटिव, SO4 2 नेगेटिव है। अब ये कैथोड नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव है तो ये इधर मूव करेगा, वही वाटर की तरह। ये तो सेम कैथोड की रिएक्शन होगी, इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और ये कॉपर के फॉर्म में यहां पर क्या हो जाएगा? डिपॉजिट हो जाएगा। ओके, ये कॉपर के फॉर्म में आ गया। अब सबसे इंटरेस्टिंग जो रिएक्शंस हैं, देखो ये जो एक्वस कॉपर सल्फेट है और जो एक्वस कॉपर सल्फेट, लेकिन कॉपर इलेक्ट्रोड है, उन दोनों के लिए कैथोड की रिएक्शन तो क्या होंगी बता? सेम ही होंगी। कैथोड की रिएक्शन सेम होगी। क्यों? क्योंकि इसके अंदर भी एक वाटर होगा और एक कॉपर 2 पॉजिटिव आयन होंगे, वाटर और कॉपर 2 पॉजिटिव आयन। तो इलेक्ट्रॉन गेन करना कौन प्रेफर करेगा? कॉपर गेन करेगा। लेकिन एनोड की रिएक्शन चेंज हो जाएंगी। अगर आप देखोगे तो जब सिंपल कॉपर सल्फेट था, तो वहां केवल 2 रिएक्शंस हुई थी।
एक वाटर ने इलेक्ट्रॉन लूज किया था, ऑक्सीडाइज हुआ था वाटर, और एक ऑक्सीडाइज हुआ था सल्फेट आयन ऑक्सीडाइज हुआ था। लेकिन अगर आपने कॉपर का इलेक्ट्रोड लिया तो यहां पर आपकी एनोड में 3 रिएक्शंस पॉसिबल हैं, 3 रिएक्शंस पॉसिबल है। ये जो एनोड है ना, यहां 3 रिएक्शंस पॉसिबल है, 2 सेम वाटर और सल्फेट वाली जो ऊपर देखी थी, 2 रिएक्शन सेम। लेकिन इस बार ये जो एनोड है ना, ये तो कॉपर का बना हुआ है, तो कॉपर भी ऑक्सीडाइज हो सकता है, कॉपर भी इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है, लूज कर सकता है। तो अगर कॉपर इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, देखो Cu2 पॉजिटिव में, ये कहां से आया होगा, ये इलेक्ट्रोड से आया है। अगर ये भी इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा बता, लूज करेगा, ये भी अगर इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा बता, लूज करेगा। तो अब यहां से देखो वैल्यू कंपेयर करो, कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल 0.34 वोल्ट, वाटर का ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल 1.34 वोल्ट, सल्फेट का रिडक्शन पोटेंशियल 1.96 वोल्ट। तो हमने क्या बोला था, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम होता है, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम होता है, वही आपका ऑक्सीडाइज होना पसंद करता है। तो अगर आप कंपेयर करोगे तो रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम किसका है, कॉपर का है। तो यानी ये जो 2 रिएक्शंस हैं लास्ट की, ये 2 रिएक्शंस नहीं होंगी। तो ये जो नजर आ रहा ना एनोड कॉपर, इसी में से कॉपर आपका बाहर निकलेंगे, ये Cu बाहर निकलेंगे। अगर मैं थोड़ा सा एक बड़ा एटम दिखाऊं, ये Cu बाहर निकलेगा और Cu यहाँ पर Cu2 पॉजिटिव में चेंज होगा और यही Cu2 पॉजिटिव फिर कैथोड में डिपॉजिट होगा। तो अब मैं बताता हूं इसका बेनिफिट क्या हो सकता है। इसका बेनिफिट ये होता है, तो सपोज करो आप लोग क्या कर रहे हो, रिफाइनिंग कर रहे हो। रिफाइनिंग में ये तो कॉपर की प्योर रॉड है, चलो अच्छा ये पहले से हमारे पास प्योर रॉड है। अब सपोज करो ये जो एनोड है ये कॉपर का इम्प्योर रॉड है, इसमें कॉपर के काफी इंप्योरिटीज भी हैं इसके साथ में। तो अब एक्चुअली क्या होगा कि इस एनोड की रॉड में से केवल कॉपर होगा जो ऑक्सीडाइज होगा Cu2 पॉजिटिव, यानी इंप्योरिटी वैसे रहेंगी। तो इंप्योरिटी अगर वैसे ही रहेंगी तो थोड़े टाइम बाद तो वो जो इंप्योरिटीज हैं वो नीचे गिर जाएंगी। अब अगर कॉपर ही वहां नहीं रहेगा तो वो हवा में थोड़ी रहेंगी, वो गिर जाएंगी। और इस इम्प्योर रॉड में से जो कॉपर आयन है वो Cu2 पॉजिटिव में, यानी जो कॉपर के एटम्स हैं वो Cu2 पॉजिटिव में कन्वर्ट होंगे और यहां पर आ जाएंगे। यानी इस इम्प्योर रॉड में से धीरे धीरे जो कॉपर है पहले वो ऑक्सीडाइज होगा, फिर वो यहां पर आ जाएगा, इंप्योरिटी यहां पर आ जाएंगी और दीज इंप्योरिटीज आर कॉल्ड एनोड मड कहलाता है। एनोड मड कहते हैं, इंप्योरिटीज हैं इसलिए गंदी चीज है, कीचड़ है इसलिए इसको वैसा कह दिया। तो देखो हम लोगों ने क्या किया बताओ, इसका यूज किया रिफाइनिंग में। जो मैं स्टार्टिंग में आपको बोल रहा था कि जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, जो इलेक्ट्रोलिटिक हैं सेल हैं, इनका इंडस्ट्री में, केमिकल इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, तो रिफाइनिंग में यूज़ होता है। देखो एक इम्प्योर रॉड में से हम कॉपर को टोटली ऑलमोस्ट 100% तक प्योरीफाई कर सकते हैं। ऐसा इसमें नहीं होता, इसमें एल्यूमिनियम की भी रिफाइनिंग होती है, ठीक है। जो आपका मेटलर्जी है, जो उसका लास्ट स्टेप्स होते हैं जहां पर हम एलिमेंट्स की प्योरिटी को बहुत ज़्यादा इंक्रीज करते हैं, तो उसमें भी इनका यूज़ होता है, एलिमेंट का रिफाइनिंग में। ओके, अब लास्ट में जो स्टार्टिंग में कहा था मैंने आपको, अब मैं थोड़ा सा आपको ये जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल है और जो कौन सा सेल है बताओ नेक्स्ट कौन सा है, जो हमने इससे पहले गैल्वेनिक सेल पढ़ा था, उनमें कुछ डिफरेंस आपको बता देते हैं। देखो ये जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल हैं और जो गैल्वेनिक सेल है, उनमें पहला डिफरेंस तो क्या है कि इनमें जो रिएक्शंस हैं, रिएक्शंस तभी होंगी जब बाहर से करंट सप्लाई होगी। लेकिन जो सेकंड वाले हैं उसमें आप लोगों का जो गैल्वेनिक सेल है उसमें रिएक्शंस खुद होती है और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है। इसके अलावा इसके अंदर जो होने वाली रिएक्शंस हैं वो हमेशा नॉन स्पॉन्टेनियस है। क्यों है? क्योंकि अगर हम ये यहाँ से बैटरी यहाँ से हटा दें तो ये जो इसके अंदर आयंस नजर आ रहे हैं ना, ये अपने आप मूव नहीं करते हैं। लेकिन गैल्वेनिक सेल के अंदर होने वाली रिएक्शंस कैसी होती हैं? स्पॉन्टेनियस होती है। ओके, नेक्स्ट देखो ये स्टार्टिंग में जो साइन कन्वेंशन का डिफरेंस था, ये एक बहुत सिंपल सी चीज़ है। देखो अगर आप इलेक्ट्रोलिटिक सेल पढ़ रहे हो तो वहां पर एनोड को आप हमेशा क्या लेते हुए चलोगे बताओ, आपका पॉजिटिव लेते हुए चलोगे और कैथोड को हमेशा नेगेटिव लेते हुए चलोगे। लेकिन जो आप लोगों के इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स हैं जिनमें रिएक्शंस इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है, वहां एनोड नेगेटिव और कैथोड पॉजिटिव होते हैं। ये साइन कन्वेंशंस है, ठीक है। आ गया नेक्स्ट, जो आप लोगों का ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, इसमें जो आपका इलेक्ट्रोलाइट होगा वो केवल एक ही होगा, एक ही सेम इलेक्ट्रोलाइट में ही ये दोनों इलेक्ट्रोड हैं। देखो दोनों के दोनों कॉपर सल्फेट NaCl दोनों एक ही के अंदर होंगे।
लेकिन जो आपके इलेक्ट्रो कौन से होते हैं बता, आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स होते हैं, उसके अंदर आपका जो इलेक्ट्रोलाइट है वो सेम भी हो सकता है। ऐसा नहीं हम नहीं बोल रहे कि सेम नहीं ठीक है हमेशा होगा, वो आपका सेम भी हो सकता है और वो डिफर भी हो सकता है। जो हमने सेल लिया था, गैल्वेनिक सेल लिया था, तो उसमें कॉपर था तो कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में था, जिंक था तो ZnSO4 के फॉर्म में था। लेकिन जो ड्राई सेल्स होते हैं उसमें दोनों चीज़ें एक ही के अंदर होती हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिकल में जो सॉल्यूशन है वो सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है, लेकिन इसमें जो कंटेनर के अंदर चीज़ रखी है वो हमेशा क्या होगी बता, सेम। ओके, थैंक यू। अब आप इस चीज़ को अच्छे ध्यान से पढ़िए। ओके, बाय।